हेलो बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किल या वृत्त। आज हम लोग को सर्किल सीखना है बच्चे। सर्किल में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे हम सर्किल बनाएंगे, सर्किल का परिभाषा क्या होता है, सर्किल में और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, आज उसको हम लोग सीखेंगे एकदम आसान तरीके से, सरल एवं आसान तरीके से। ठीक है बच्चे, अभी तक जितने भी बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें बच्चे, ताकि ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो बच्चे चलते हैं कि सर्किल कहते किसे हैं, वृत्त किसको कहा जाता है। तो बच्चे यहाँ पर मैं डायग्राम बनाया हूँ, इससे आप थोड़ा सा सहमत होंगे कि डायग्राम से आपको कुछ लीजिए फीलिंग होगा कि ये जो डायग्राम बनाया गया है वही आपका वृत्त है। इसका मतलब हुआ बच्चे कि कोई भी गोलाकार आकृति जो होता है वह वृत्त कहलाता है। कोई भी गोलाकार आकृति वृत्त कहलाता है। किसी भी गोलाकार आकृति को वृत्त कहा जा सकता है बच्चे। जैसे आप देख सकते हैं साइकिल के चक्के हुए, जितने भी वाहन हुए उनके चक्के हुए, औरतों का कंगन हुआ, ये सब कैसा आकृति होता है, वृत्ताकार आकृति होता है। ठीक है, तो वृत्त रहा बच्चे, ये सब वृत्त है। और उन वृत्तों में बहुत सारा चीज होता है बच्चे। जैसे ये जो घेरा होता है उस घेरे को क्या कहते हैं, उसके बाद और सब भी, जैसे इस वृत्त में एक केंद्र होता है, उस केंद्र को क्या, मान लीजिए वृत्त के मध्य भाग में जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। जो केंद्र होता है, केंद्र से मतलब कि आपके घेरे तक छूने वाली रेखा को क्या कहते हैं, एक परिधि से, केंद्र से होकर के जाने वाली दूसरे परिधि तक के रेखा को क्या कहते हैं। ये सब आज हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस वीडियो में खूब अच्छी तरह समझेंगे बच्चे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। बच्चे सर्वप्रथम वृत्त आता है, तो कोई भी गोलाकार आकृति को क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जैसे चूड़ी हुआ, साइकिल के चक्के हुए, ये सब वृत्त है। ठीक है, आप चलते हैं। अब रही दूसरा टॉपिक, परिधि। बच्चे परिधि क्या होता है, परिधि को और भी कुछ नामों से जाना जाता है। परिधि का मतलब होता है परिमिति, और भी इसका नाम है बच्चे, परिमिति भी हो सकता है। जैसे परिमिति में लिख देता हूं, परिमिति। परिसीमा भी होता है, परिसीमा भी होता है, परिमाप भी होता है, परिमाप। ठीक है, परिधि, परिमिति, परिसीमा या परिमाप। परिधि को इन चारों नाम से जाना जा सकता है। ठीक है बच्चे, कभी भी आपसे अगर कहीं सवाल में परिमिति पूछे तो याद रखिएगा कि परिधि ही होता है, परिसीमा पूछे तब पर भी परिधि ही होता है, परिमाप पूछे तब पर भी परिधि ही होता है। तो बच्चे अब ये चीज होता है कि ये सबका प्रयोग अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आयताकार आकृति हो, तो उन आयताकार आकृति को हम परिमाप लिखते हैं, या परिसीमा लिखते हैं, या परिमिति लिखते हैं, और वृत्ताकार आकृति को हम परिधि लिखते हैं। यही अधिकतर देखा जाता है। ठीक है बच्चे, तो सर्वप्रथम चलेंगे कि परिधि किसे कहेंगे, परिधि किसे कहा जाता है। तो बच्चे परिधि क्या होता है, तो किसी भी घेरे की लंबाई को, किसी भी घेरे के लंबाई को परिधि कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये क्या होता है, परिधि किसी घेरे के लंबाई की परिधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त है, तो ये वृत्त है, तो इसका घेरा देख रहे हैं ना, ये जो घेरा है इसी के लंबाई को क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। देखते हैं, मान लीजिए कि एक 20 मीटर तार है,
20 मीटर तार है और उसे हमको एक वृत्त बनाना है। तो बच्चे इसी 20 मीटर तार को हम क्या करते हैं, ऐसे गोलाकार में घेर देते हैं पकड़ करके, तो क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। तो अब ये कहने का मतलब है कि ये वृत्त को बनने में ये 20 मीटर तार लगा हुआ है। तो बच्चे 20 मीटर तार जो लगा हुआ है वह इस वृत्त का परिधि हो गया, क्योंकि इसी 20 मीटर तार से ये वृत्ताकार आकृति घिरा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे समझ में आया कि परिधि किसे कहते हैं। परिधि का मतलब होता है बच्चे, परिधि का परिभाषा होता है किसी भी घेरे की लंबाई को परिधि कहा जाता है। तो बच्चे चाहे वह आयत हो, चाहे वह वर्ग हो, चाहे वह त्रिभुज हो, अगर आप आयत में भी लेते हैं बच्चे तो ये भी घेरा ही होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे घेरे, फिर यहाँ से ऐसे घिरा, ऐसे घिरा, ऐसे घिरा, इसमें 4 भुजा हो जाता है और चारों भुजा से ये घिरा होता है, वो चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो ये चारों भुजाओं के जो घिरे हुए क्षेत्र को, इसको परिमाप या परिमिति कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो हम परिधि समझ में आया कि परिधि किसे कहते हैं। बच्चे मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को भलीभांति समझ में आता होगा कि परिधि किसे कहते हैं, घेरे की लंबाई को परिधि कहा जाता है। एकदम चकचक बच्चे, कभी नहीं भूलेगा, घेरे की लंबाई को परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे, घेरे की लंबाई को परिधि कहेंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं कि परिधि तो हम जान गए, घेरे की लंबाई को जान गए। अब इसके मध्य भाग में जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, मध्य भाग में जो बिंदु होता है क्या कहते हैं। तो बच्चे जो केंद्र होता है वह किसी भी आकृति के मध्य भाग में ही होता है। केंद्र का मतलब होता है कि किसी आकृति के मध्य भाग में, मतलब कि जो बिंदु होता है उसी को केंद्र कहा जाता है। किसी भी तो बच्चे जो केंद्र होता है वह किसी भी आकृति के मध्य भाग में होता है। ठीक है बच्चे, किसी भी आकृति के मध्य भाग में। तो किसी भी आकृति के मध्य भाग में जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र। तो बच्चे यहाँ पर जो बिंदु देख रहे हैं ओ, उसको मैं ओ से इंडिकेट किया हूं, वह इसका केंद्र है। तो मैं केंद्र का परिभाषा दे देता हूं, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र का परिभाषा होता है बच्चे, वृत्त के मध्य भाग में वृत्त के मध्य भाग को, वृत्त के मध्य भाग में जो बिंदु होता है, वृत्त के मध्य भाग में जो बिंदु होता है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चे, वृत्त के मध्य भाग में जो बिंदु होता है वह क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, ओके। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है, वृत्त के मध्य भाग चारों तरफ के बीच में एक बिंदु दिखा गया है जिसको मैंने ओ से इंडिकेट किया है बच्चे। तो इसी को क्या कहते हैं, मतलब केंद्र कहते हैं। अब रही बात, केंद्र पता हो गया बच्चे, आप चलते हैं त्रिज्या में। त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या को समझेंगे। त्रिज्या क्या होता है, तो बच्चे केंद्र देख रहे हैं, केंद्र, वृत्त के मध्य भाग में जो केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, देखिए केंद्र से परिधि तक आई हुई है, जिसको हम कहते हैं ओ ए, ओ और ए। ओ ए आपका एक त्रिज्या हो गया, यहाँ पर आप त्रिज्या लिख सकते हैं बच्चे। तो केंद्र से परिधि तक के दूरी को, केंद्र से परिधि तक के दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं।
वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि तक छूने वाली रेखा को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक छूने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर दिख रहा है केंद्र यहाँ पर है, केंद्र O है और यहाँ परिधि A रखा गया है परिधि पर। तो O और A जो रेखा आप देख रहे हैं OA वही आपकी त्रिज्या है। तो कहाँ से चली है बच्चे? केंद्र से कहाँ चली है? परिधि तक को। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चे, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चे, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है? वृत्त का त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एकदम जरे चकाचक करें, जरूर करें, एकदम करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, व्यास में आते हैं। व्यास क्या होता है? ठीक, व्यास समझते हैं हम, व्यास क्या होता है। तो बच्चे व्यास देखिए क्या होता है। जो आप वृत्त देखते हैं तो वृत्त को क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को वृत्त का क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। समझे बच्चे? वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहलाता है। देखिए ये वृत्त हो गया, इसको वृत्त को दो भागों में कैसे बांटेगा बच्चे? दो भागों और दो बराबर भागों में बहुत अंतर है बच्चे। दो भागों में बांटेगा तो जरूरी नहीं है कि बराबर बराबर आएगा, लेकिन दो बराबर भागों में बोल दिया जाएगा तो 100% है कि दोनों भाग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, जो दो बराबर भागों में बांटेगा वही व्यास कहलाएगा। और वही दो बराबर भागों में बांट सकता है बच्चे जो उसके केंद्र से होकर के जाएगा। वही दो बराबर भागों में बांटेगा जो इसके केंद्र से होकर के जाएगा। जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा वही वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा। ओके बच्चे, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ A और B है। जो AOB देख रहे हैं वह वृत्त का व्यास है। AOB जो देख रहे हैं बच्चे, AOB वह क्या है? वृत्त का व्यास है। ठीक है बच्चे, OAB क्या है? वृत्त का व्यास है। तो अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो वृत्त के एक परिधि से, वृत्त के एक छोर से केंद्र से होकर के दूसरी छोर तक, वृत्त के एक केंद्र से, एक छोर से, वृत्त के एक परिधि से केंद्र से होकर के दूसरी छोर, केंद्र से होकर के दूसरी छोर जाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहलाता है या वृत्त का व्यास कहते हैं। एक छोर से दूसरी छोर केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाता है। तो लिखेंगे बच्चे, वृत्त को दो बराबर भागों में, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ओके बच्चे, व्यास किसे कहते हैं? वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? तो वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है।
तो बच्चे दो बराबर बोलना है, यहाँ पर दो भागों नहीं बोलना है। अगर दो भाग बोलेंगे तो वो कुछ और हो जाएगा। दो भाग में बांटेगा तो बच्चे वो जीवा कहलाएगा। दो भाग में कौन बांटेगा? जीवा बांटता है। वृत्त को दो भागों में बांटने का काम जीवा का है बच्चे, ठीक है। तो वृत्त का व्यास किसे कहते हैं बच्चे? तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। नहीं तो इसका एक और डिफिनेशन होता है बच्चे। दूसरा डिफिनेशन क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से होकर के एक परिधि से दूसरे परिधि तक, वृत्त के केंद्र से होकर के एक परिधि से दूसरे परिधि तक जाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं बच्चे। यहाँ पर गौर से आप थोड़ा सा देखेंगे, वृत्त के एक परिधि से दूसरे परिधि तक केंद्र से होकर के आ रहा है, इसलिए ये डायग्राम क्या हो जाएगा? ये जो रेखा क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास कहलाने लगेगा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखना है बच्चे, हम त्रिज्या जान गए और व्यास जान गए। अब हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल भी देख लेते हैं बच्चे कि क्षेत्रफल किसको कहते हैं। ये क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? हम क्षेत्रफल का भी परिभाषा देख लेते हैं बच्चे। वृत्त का क्षेत्रफल हो या किसी भी, मान लीजिए कि ज्यामितीय का क्षेत्रफल हो, ठीक है, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल हो, तो बच्चे हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है या क्षेत्रफल का परिभाषा कैसे देना पड़ता है? तो बच्चे कोई भी आकृति जितना क्षेत्र घेरती है, कोई भी आकृति हो, चाहे वह त्रिभुज हो, चाहे वह आयत हो, चाहे वह वृत्त हो, चाहे वह चतुर्भुज हो, किसी भी प्रकार की आकृति क्यों न हो, वह जितना क्षेत्र घेरेगी बच्चे वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। जितना वह क्षेत्र घेरेगी वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसका क्षेत्रफल का डिफिनेशन क्या होता है? क्षेत्रफल का डिफिनेशन बच्चे, वृत्त द्वारा घेरे गए क्षेत्र को, वृत्त द्वारा घेरे गए क्षेत्र को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। वृत्त द्वारा घेरे गए क्षेत्र को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं बच्चे। यहाँ वृत्त के लिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। यदि आप अगर ऐसा कोई भी दूसरी आकृति पकड़ेंगे तो कहेंगे सर वृत्त का तो आपने बता दिया, लेकिन वो और कोई दूसरी आकृति होगी तो उसका परिभाषा हम कैसे देंगे? उसका यदि क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसका क्षेत्रफल का परिभाषा हम कैसे देंगे? तो बच्चे मैं आपको बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र को हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहेंगे। यदि आयताकार आकृति हो तो आयताकार आकृति छेक रहा है बच्चे तो आयत का क्षेत्रफल कहलाएगा। यदि त्रिभुज जितना जगह छेकेगा वह त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो बच्चे मानते हैं ये आपका रहा डायग्राम। जैसे ये एक वृत्त है, तो ये बच्चे ये वृत्त है तो इतना क्षेत्र घेर रहा है ना, यहाँ पर क्षेत्र घेर रहा है, तो ये जितना क्षेत्र घेरेगा ना, यह अंदर के जो घेरा के अंदर जो जितना क्षेत्र है, घेरे के अंदर के क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। घेरे के अंदर के क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं, चाहे वह आयत हो या चाहे वह वर्ग हो। देखिए ये आयत है तो आयत में भी तो ये घेरा दिख रहा है, तो आयत में भी जब बच्चे जब घेरा दिख रहा है तो आयत के भी घेरे के अंदर के क्षेत्र को आयत का क्षेत्रफल कहेंगे। अगर त्रिभुज अगर रहेगा तो त्रिभुज जितना क्षेत्र घेरेगा बच्चे तो उसका त्रिभुज जितना क्षेत्र घेरेगा वह त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है बच्चे। वर्ग जो होगा तो जितना वर्ग अगर क्षेत्र घेरेगा वह वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा। किसी भी आकृति, जैसा आकृति आपके सामने आएगा वैसा ही आप उसका जवाब देंगे। जैसे आप कह दिया जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बच्चे आयत द्वारा, आयताकार आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र को आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मेरा आया वृत्त का, तो वृत्ताकार आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र को हम वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। बच्चे अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, अब क्या आता है,
जो वृत्त की त्रिज्या होती है और यहाँ पर वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त की त्रिज्या और व्यास, यहाँ पर कंप्रोमाइज थोड़ा कर लेते हैं। त्रिज्या जो होती है वह वृत्त के व्यास की आधी होती है, तो बच्चे त्रिज्या को r द्वारा सूचित किया जाता है और व्यास को d द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, ये त्रिज्या को बच्चे r द्वारा सूचित किया जाता है और व्यास को d द्वारा सूचित किया जाता है, व्यास को d द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर एक संबंध बनता है बच्चे, क्या बनता है कि त्रिज्या जो होती है वह व्यास की आधी होती है और व्यास जो होता है वह त्रिज्या की दूनी होती है। वो कैसे बच्चे, हम देखते हैं। मानते हैं यहाँ पर आपका एक वृत्त है, यहाँ इसका केंद्र है। मैं आपको बताया कि यहाँ पर ऐसे हम ले जाते हैं कोई रेखा, यहाँ पर केंद्र O है, यहाँ पर A है और B है, ऐसे ले लेते हैं। तो हमने आपको क्या बोला था पहले, मैं बोला था बच्चे कि केंद्र से परिधि तक के दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ ये केंद्र है, ये परिधि है, तो ये त्रिज्या हो गया। अच्छा, ये केंद्र है, ये परिधि है, तो यहाँ भी एक त्रिज्या हो गया बच्चे। तो अब क्या होता है कि अगर व्यास का देना है तो व्यास का डेफिनेशन क्या होता है, तो व्यास हो जाता है बच्चे AB, आपका व्यास हो गया। तो AB कैसे बना, OA और OB के जोड़ने से बना बच्चे। तो एक मतलब क्या हुआ बच्चे, जो D होता है वह त्रिज्या की दूनी होता है। ठीक है बच्चे, D जो होता है वह त्रिज्या का दूना होता है और R जो होता है बच्चे वह व्यास का आधा होता है, क्योंकि R जब इधर छोड़ देंगे और 2 को उस साइड में भेजेंगे बच्चे, तो यहाँ पर गुणा है उस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, भागा बन जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, तो R त्रिज्या जो होती है वह व्यास की आधी होती है, जबकि जो व्यास होता है वह त्रिज्या की दूनी होती है। ठीक है बच्चे, इससे आगे बच्चे हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। इससे आगे का जितना भी फंक्शन है, जितना भी क्वालिटी है, इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे बच्चे। तब तक इतना ही तक बता दिया जाता है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें बच्चे। थैंक यू बच्चे।